नमस्कार। सिगिन एंग्लो मराठा युद्ध के विषय में बात कर रहे थे। बसीन की संधि के पश्चात ये आवश्यक हो गया था कि अंग्रेज़ों और मराठों का एक बार पुनः संघर्ष हो। बसीन की संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने बाजीराव सिकिम को सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया था और उनकी मदद से बाजीराव सिकिम को मई 1803 में पुनः पेशवा के पद पर अंग्रेज़ी संरक्षण में बैठा दिया गया। बाजीराव सिकिम के पेशवा पद पर बैठते ही सिंधिया और भोसले और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई, क्योंकि मराठे अपनी स्वाधीनता खोकर बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो इस युद्ध को हम दो चरणों में बांट सकते हैं। पहला जो युद्ध का चरण है वो सिंधिया और भोसले और कंपनी के मध्य लड़ा गया, यानी सिंधिया और भोसले ने संयुक्त रूप से कंपनी के विरुद्ध युद्ध किया और इन दोनों की पराजय के पश्चात होल्कर ने अंग्रेज़ों से युद्ध किया। वो इसका दूसरा चरण हम कह सकते हैं। कई विद्वान होल्कर के साथ जो होने वाला संघर्ष है उसको तृतीय अंग्रेज़ मराठा संघर्ष के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो पहले चरण की बात करें सिंधिया और भोसले के विषय में। 7 अगस्त 1803 को आर्थर वेलेस्ली ने कंपनी की तरफ से मराठों के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया। लॉर्ड लेक को उत्तर भारत की जिम्मेदारी सौंपी गई और जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, नर्मदा के दक्षिण का क्षेत्र, वो क्षेत्र आर्थर वेलेस्ली को सौंपा गया और इस तरह से युद्ध की शुरुआत हो गई। सबसे पहले आर्थर वेलेस्ली ने औरंगाबाद से लगभग 45 मील दूर असाई नामक स्थान में सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। यह युद्ध 23 अगस्त 1803 को हुआ था। उसके बाद असीरगढ़ का युद्ध हुआ, अरगांव का युद्ध हुआ। इसमें मराठों को पूर्ण पराजय का सामना करना पड़ा और अरगांव में पराजित होने के बाद भोसले ने हथियार डाल दिए और भोसले ने अंग्रेज़ों के साथ एक संधि कर ली जिसका नाम था देवगांव की संधि। यह संधि संपन्न हुई 17 दिसंबर 1803 को। इस संधि के तहत बहुत सारे क्षेत्र जो है भोसले ने कंपनी को प्रदान की और भी बहुत सारी शर्तें थी, जैसे कि समस्त पूर्वी तट सहित कटक का प्रांत भोसले ने अंग्रेज़ों को प्रदान कर दिया। इसी तरह से उसने वर्धा नदी तक पश्चिमी बरार का प्रांत निज़ाम को दे दिया अंग्रेज़ों के कहने से। भोसले ने कहा कि वो बसीन की संधि और अन्य जो भी संधि कंपनी करेगी उन सब का वो सम्मान करेगा, उनका पालन करेगा। भोसले ने मराठा संघ को भंग कर देने की बात स्वीकार की और यह भी स्वीकार किया कि वह अपनी सेवा में अंग्रेज़ों के शत्रुओं को नियुक्ति नहीं प्रदान करेगा। इसी तरह से भोसले ने अपने राज्य में नागपुर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार किया। एल्फिंस्टन को इस पद पर नियुक्ति दी गई। साथ ही भोसले ने वायदा किया कि निज़ाम, पेशवा और अपने झगड़ों में वो निर्णय जो है, उन तमाम झगड़ों का निर्णय वह अंग्रेज़ों के सहयोग से करेगा। तो ये देवगांव की संधि भोसले के साथ में संपन्न हुई। उसके पश्चात सिंधिया के साथ में जो युद्ध हुआ, उत्तर भारत में लॉर्ड लेक ने अलीगढ़ जीता। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट युद्ध हुआ सिंधिया और लॉर्ड लेक की सेना में, दिल्ली की लड़ाई, जिसमें लेक ने दिल्ली को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ले लिया। फिर भरतपुर पर आक्रमण किया गया और भरतपुर के राज्य के साथ में सहायक संधि की गई। आगे बढ़ते हुए 18 अक्टूबर को आगरा को अपने अधिकार में ले लिया गया और 1 नवंबर 1803 को लासवाड़ी नामक स्थान पर सिंधिया की जो शेष सेना थी उसको भी पराजित कर दिया गया। सिंधिया के साथ में संधि की गई अंग्रेज़ों के द्वारा, उसका नाम है सुरजी अर्जुन गांव की संधि। 30 दिसंबर 1803 को यह संधि संपन्न हुई थी। ये जो संधि है वैसी ही संधि है जैसी अन्य सहायक संधियाँ हुई है। बहुत सारा क्षेत्र सिंधिया ने प्रदान किया है। फॉर एग्जाम्पल, सिंधिया ने अंग्रेज़ों को गंगा यमुना दोआब अर्थात गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र, यमुना पर स्थित दिल्ली का क्षेत्र, बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा, भड़ौच, गुजरात के कुछ ज़िले, अहमदनगर का गढ़ और गोदावरी नदी तक का विस्तृत अजंता का क्षेत्र जो है सिंधिया ने अंग्रेज़ों को या कंपनी को प्रदान कर दिया। इसके पश्चात सिंधिया ने बहुत सी राजपूत रियासतों पर अपना प्रभुत्व छोड़ दिया है, जैसे कि जयपुर, जोधपुर, गोहद,
तो इस तरह से सिंधिया ने राजपूत राज्यों पर अपना अधिकार या प्रभुत्व छोड़ दिया। साथ ही साथ सिंधिया ने मुगल सम्राट, पेशवा, निज़ाम और गायकवाड़ इन सभी शक्तियों पर से भी अपने समस्त अधिकार छोड़ दिए या समस्त अधिकारों को हटाने पर वह सहमत हो गया। यह भी निश्चय किया गया कि सिंधिया की सेवा में कोई भी यूरोपियन नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। सिंधिया ने भी बसीन की संधि को मान्यता प्रदान की और अपने राज्य में ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की बात को भी उसने स्वीकार किया। इसी तरह से सिंधिया के राज्य में भी ब्रिटिश सहायक सेना रखी गई और साथ ही साथ सिंधिया की फ्रांसीसी सेना भी भंग कर दी गई। तो इस तरह से युद्ध का जो पहला पार्ट था उसमें सिंधिया और भोंसले के साथ में अलग अलग संधियां की गई। ये जो युद्ध में पराजय के कारण थे मराठों के, मूल कारण यही माना जाता है कि मराठों ने अपनी परंपरागत युद्ध प्रणाली अर्थात छापामार युद्ध प्रणाली से चूंकि युद्ध नहीं किया था, इसलिए उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। और इससे भी इम्पोर्टेंट कारण ये था कि इस युद्ध में गायकवाड़ और होलकर ने साथ नहीं दिया था, वो इस युद्ध से पूरी तरह से अलग रहे थे। तो मराठों की फूट भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है। इस युद्ध के परिणाम की अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों को बहुत सारे प्रदेश मिले, प्रादेशिक लाभ उन्हें हुआ, अंग्रेज़ों की शक्ति का प्रभुत्व संपूर्ण भारत में स्थापित हो गया। अप्रत्यक्ष प्रभाव की बात करें तो पंजाब का स्वतंत्र राज्य के रूप में अभ्युदय हुआ। पंजाब के जो राज्य थे वो जो सिख राज्य था वो सिंधिया को चौथ दिया करते थे, तो सिंधिया के संरक्षण में थे। वेलेस्ली ने रणजीत सिंह को कहा था कि यदि वह अंग्रेज़ों को सहायता देंगे तो वो उनकी चौथ माफ़ कर देंगे। तो पंजाब का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अभ्युदय हुआ। इसी तरह से हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में जो फ्रांसीसी प्रभाव था वो भी इस युद्ध से समाप्त हो गया। राजपूताना क्षेत्र से सिंधिया का नियंत्रण समाप्त हुआ और मुगल सम्राट शाह आलम भी अब अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ गए। और ये भी कह सकते हैं हम कि इस युद्ध के बाद पेशवा की स्वतंत्रता और पद की गरिमा पूरी तरह से समाप्त हो गई। सिंधिया और भोंसले के पराजित होने के बाद होलकर के साथ में अंग्रेज़ों का संघर्ष हुआ, जिसे तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध कई विद्वान इस नाम से जानते हैं, वरना ये सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध का एक पार्ट है, होलकर के साथ में युद्ध। होलकर ने सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध में भोंसले और सिंधिया का साथ तो नहीं दिया, लेकिन मराठों की जो अपमानजनक पराजय हुई थी इसने उसके जातीय अभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई और उसने निश्चय किया कि वो अंग्रेज़ों का मुकाबला करेगा। उधर लॉर्ड वेलेस्ली भी चाहता था कि होलकर जो रह गया था एक मराठा शक्ति जो उनके नियंत्रण में नहीं थी, तो मराठों की इस अवशिष्ट शक्ति होलकर को भी अपने संरक्षण में ले लिया जाए। यशवंतराव होलकर जो थे वो काफ़ी शक्तिशाली मराठा शासक थे। उन्होंने जो अंग्रेज़ों के मित्र क्षेत्र थे उनके विरुद्ध लूटपाट की, वहाँ आक्रमण किया, जैसे कि औरंगाबाद, उज्जैन, जयपुर। खासतौर से जयपुर के विरुद्ध लूटमार एक तरह से अंग्रेज़ों के लिए खुली चुनौती थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड लेक ने आदेश दिया कि होलकर को इस बात की चेतावनी दी जाए कि ये कहा जाए कि ब्रिटिश सरकार उनके साथ में मैत्री संबंध बनाए रखना चाहती है, लेकिन वह अंग्रेज़ों के मित्रों के खिलाफ किसी भी तरह के अतिक्रमण को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस आशय का पत्र लॉर्ड लेक ने होलकर को भिजवाया, तो होलकर ने अपनी कुछ मांगे जो है वो लॉर्ड लेक के समक्ष प्रस्तुत की, जिन्हें अंग्रेज़ों ने एक्सेप्ट नहीं किया और ये कहा कि वह इसे सिर्फ युक्ति संगत और स्वीकार्य प्रस्ताव ही पेश करें। अंग्रेज़ों ने होलकर का दमन करने के लिए अप्रैल 1804 में 3 तरफ से होलकर के राज्य पर आक्रमण किया। उत्तर से लेक ने, दक्षिण से जनरल आर्थर वेलेस्ली को कमान सौंपी गई और पश्चिम से कर्नल मॉनसन के नेतृत्व में अभियान किया गया। काफ़ी लंबा संघर्ष चला। कुछ प्रमुख संघर्ष के पड़ाव की अगर हम बात करें तो होलकर ने प्रारंभिक युद्धों में अंग्रेज़ों को पराजित किया। एक युद्ध है कोटा के निकट मुकुंदरा दर्रे के युद्ध में कर्नल मॉनसन को हराया। मॉनसन हारकर आगरा चला गया। होलकर आगे बढ़ता गया और दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन दिल्ली को होलकर जीत नहीं पाया। उसके पश्चात होलकर भरतपुर में आक्रमण किया। भरतपुर के राज्य के साथ में उन्होंने सहायक संधि की।
लॉर्ड लेक ने भरतपुर को पुनः प्राप्त करने के लिए 4 बार भरतपुर के राज्य पर आक्रमण किया, मगर उसे असफलता मिली और उसे संधि करनी पड़ी। अंग्रेज़ों की लगातार हार के कारण वेलेज़ली को गवर्नर जनरल का पद छोड़ना पड़ा, उन्हें वापस बुला लिया गया। ये पहला समय था, पहला ऐसा अवसर था कि किसी गवर्नर जनरल को वापस बुला लिया गया था भारत में पराजय के कारण। उनके स्थान पर लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 67 वर्ष के थे, उनको गवर्नर जनरल बनाकर एक बार पुनः भारत में भेजा गया, लेकिन वहाँ आने के थोड़े ही समय पश्चात कॉर्नवालिस का देहांत हो गया और उसके पश्चात जॉर्ज बॉर्लो ने कार्यभार प्राप्त किया और जॉर्ज बॉर्लो ने सिंधिया और होलकर के साथ में संधि की। सिंधिया के साथ में जो संधि की उसका नाम है मुस्तफ़ापुर की संधि। 12 नवंबर 1805 को मुस्तफ़ापुर की संधि की गई और इस संधि के फलस्वरूप सिंधिया ने अपने को अंतिम रूप से होलकर से पूरी तरह से अलग कर लिया। इसी तरह से ब्रिटिश सरकार ने उदयपुर, जोधपुर, कोटा, मालवा, मेवात और अन्य राजपूत राजाओं के साथ अपनी नवीन मैत्री भी त्याग दी। 24 दिसंबर 1805 को होलकर के साथ में राजघाट की संधि की गई और इस संधि के तहत होलकर ने चंबल नदी के उत्तर पश्चिम के समस्त प्रदेशों पर से अपना अधिकार त्याग दिया, साथ ही साथ पेशवा और कंपनी के अन्य मित्रों पर भी अपना अधिकार छोड़ दिया। तो जॉर्ज बॉर्लो के समय में ये 2 इम्पोर्टेंट संधियाँ की गई और इसी के साथ में सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त होता है। तृतीय जो एंग्लो मराठा युद्ध हुआ है 1817 to 1818 के मध्य हुआ है और उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स।